प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 का इंग्लिश के सब्जेक्ट का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। यदि इसको आप तैयार कर लिए, जितने टॉपिक्स आज बताए जाएंगे, यदि इसको तैयार कर लिए तो आपका जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही सुंदर जाएगा और इसमें आपके कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि आपको सारे सिलेबस में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यदि आप देख लें तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो हम जितनी बात बता रहे हैं, यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और ऐसा ही करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका बोर्ड का जो एग्ज़ाम है इंग्लिश के सब्जेक्ट का वो बेहतर से बेहतर होगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में। प्रोज में आपके पूरे के पूरे 9 लेसन हैं। 9 लेसन में से आपको केवल 6 लेसन ही ध्यान से देखना है। क्लास 10th के इंग्लिश के प्रोज में आपके 9 लेसन है टोटल। इसमें से केवल 6 लेसन यदि आप अच्छी तरीके से देख ले रहे हैं तो आपका कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ए लेटर टू गॉड जो लेंचो वाला है उसे पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला वाला लेसन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एने फ्रैंक जो डायरी लिखती है वो बच्ची, इसके बाद एक ग्लिम्स ऑफ इंडिया में आपके 3 पार्ट हैं छोटे छोटे। इसमें एक ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, और इसके बाद टी फ्रॉम आसाम है, ये देख लेंगे। फिर इसके बाद 5वें पॉइंट में 5वें नंबर पे आप देखेंगे कि मैडम राइड द बस, और 6वें नंबर पे जो वल्ली वाला है, और 6वें नंबर पे सरमन एट बनारस जो गौतम बुद्ध वाला है। अगर आपने प्रोज में इन 9 में से 6 लेसनों को ही देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। इसके बाद फिर आगे पोएट्री में आपके 10 लेसन हैं। 10 लेसन में से आपको केवल 7 लेसन नहीं देखने हैं। यदि 10 लेसन आप एक बार केवल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से पैसे जाते हैं, स्टेंजा जिसको बोला जाता है, तो स्टेंजा आते हैं। तो स्टेंजा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर उसी से कर सकते हैं अगर ना भी देखें तो भी। लेकिन आपको 7 लेसन, ये पूरे के पूरे 10 लेसन होते हैं पोएट्री में। इसमें से आपको सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर तो किसी का मत याद कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर किसी का मत याद कीजिएगा। आप स्टेंजा जो आपको दिया जाएगा उससे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, चाहे किसी का भी हो। तो इसके लिए देखने की आवश्यकता नहीं है 10 लेसन को। इसमें से आपको 7 लेसन में से इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके जो इससे खास करके सेंट्रल आइडिया के लिए होते हैं, आप इसमें से सेंट्रल आइडिया हुआ, पोयम हुआ, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो ऊपर आपका प्रोज और पोएट्री है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होता है, दो में से एक करना होता है। और इसमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं और वाले, जिसमें आपको दोनों के दोनों करने हैं। मतलब और वाले क्वेश्चन है तो इसका मतलब एक क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें 2 क्वेश्चन और करके, और दूसरा क्वेश्चन फिर दिया रहेगा तो उसमें भी और करके, यानी आपको उसमें से 4 में से एक एक क्वेश्चन आपको चूज करना है। तो पहले प्रश्न में हो और दूसरे प्रश्न में दोनों और करके दिया होता है। अथवा वाला आ रहा है तो अथवा वाला कीजिए, या तो फिर शुरू वाला आ रहा है तो शुरू वाला कीजिए। तो इसमें आपको दोनों क्वेश्चन करने होते हैं, तो 4 में से 2 करने होंगे, इसमें से 2 में से 1 करने होंगे। ऐसे प्रश्न आते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आप इन लेसनों को देख लेते हैं तो। इसके पश्चात फिर आप सेंट्रल आइडिया देखिए आता है, तो सेंट्रल आइडिया के लिए मैं टिक लगा दे रहा हूँ। डस्ट ऑफ स्नो देख लीजिएगा, फायर एंड आइस का याद कर लीजिएगा, ए टाइगर इन द जू, और इसके बाद द ट्रीज का देख लीजिएगा। इसके बाद सेंट्रल आइडिया के लिए, ये किसके लिए, सेंट्रल आइडिया, CI लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, CI मतलब सेंट्रल आइडिया के लिए आप ये 4 लेसन यदि देख लिए तो इन 4 में से कंफर्म है कि आपका एक सेंट्रल आइडिया अवश्य निकलेगा। या तो हो सकता है कि तीनों का तीनों आ जाए, या हो सकता है कि 2 सेंट्रल आइडिया आ जाए, या एक ना एक आपके पास अवश्य सेंट्रल आइडिया का पॉइंट आपके पास बचेगा। इन सबका सेंट्रल आइडिया याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 4 का सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा। इसके बाद जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तीनों हैं और एक याद कर लेंगे तो ये आपके विपत्ति में काम आएगा। यानी विपत्ति का मतलब कि आपका जो परेशानी होगी, अगर
एक छूट भी रहा है तो आप इसे याद करके जाएंगे, उसके बाद 4 याद कर लेंगे तो कोई सेंट्रल आइडिया में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सेंट्रल आइडिया क्लियर हो जाएगा। पोयम की बात करें तो आपको 8 लाइन का पोयम किसी भी 2 लेसनों से याद कर लीजिएगा। स्टार्टिंग का 8 लाइन का पोयम, यदि 4 लाइन का आ जाता है तो 4 लाइन आपका बचेगा और आपको लिखना कितना होता है, 4 लाइन के ही पोयम लिखने होते हैं। तो 8 लाइन का याद कर लीजिएगा, आपका 4 लाइन का पोयम आपको लिखना होगा। तो जो आपका उसमें पेपर में आया रहेगा उसे अवश्य देख लेंगे कि आपका कौन सा पेपर में 4 लाइन आया है। यदि आपके 8 लाइन में से अगर 4 लाइन आ भी जाता है तो 4 लाइन आपका सेफ है। उस 4 लाइन को आप जो पेपर में नहीं आया रहेगा उसे आप लिखेंगे, क्योंकि स्टेंजा में आपको 4 लाइन दिया रहेगा। तो उसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए तो स्टेंजा से तो आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। इसी स्टेंजा को देख लेंगे कि कहीं जो हम लिखने जा रहे हैं वो स्टेंजा वाला ही तो नहीं ना है 4 लाइन। तो यदि आप इसे देख लेंगे तो 4 लाइन उसका कर लेंगे, यानी 8 लाइन आप पोयम याद करेंगे और 8 में से 4 आपका सेफ होगा। स्टेंजा को देख लेंगे कि कौन 4 लाइन है, तो इसके बाद फिर आपका 4 लाइन कर लेंगे जो पेपर में ना आया हो 4 लाइन। इसके बाद सप्लीमेंट्री में आपके 9 लेसन होते हैं। 9 में से आपको केवल 6 ही लेसन देखने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका है वो आपका इसमें ये, अगर आप मेकिंग साइंटिस्ट वाला, ये थोड़ा कम, यानी ये द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी, और इसके बाद फिर आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, भोली और द नेकलेस, ये आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में केवल इसको थोड़ा सा पढ़ के चले जाइएगा, इसकी स्टोरी, और आप अपने से ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा यदि कोई दिक्कत होती है तो। नहीं तो फिर ये 5 लेसन काफ़ी हैं, और 5 लेसन के अलावा इस 6वें लेसन को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए। यानी आपको 9 के 9 पूरे नहीं पढ़ने हैं, आप केवल 6 लेसन ही देख के चले जाइएगा। इसमें भी आपका सेम प्रोज की तरह ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आर करके। तो इस 2 क्वेश्चन आपको करने हैं आर करके, यानी 4 क्वेश्चन होंगे। 2 पहले क्वेश्चन में 2, दूसरे क्वेश्चन में भी 2, आपको दोनों में से जो ठीक रहेगा 2 क्वेश्चन करने हैं। और इसके बाद लॉन्ग में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको केवल 1 ही करने हैं, यानी आप इसे भी कर ले जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम बात करते हैं कि अब प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के आप जान गए कि कौन कौन लेसन कैसे तैयार करने हैं। और इसके बाद फिर लेटर में आप सबसे इम्पॉर्टेंट में, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, चाहे मैरिज के लिए या बर्थडे पार्टी के लिए, तो आप इसके इनवाइटिंग पे एक तैयार कर लीजिएगा लेटर। किसी से जैसे घर से पैसा मंगाना है, चाहे पिताजी से या किसी से पैसा भेजने के लिए कहना है कि हमें पैसा सेंड कर दीजिए। पैसा का अमाउंट आपका जैसा एग्ज़ाम में देगा कि कितना अमाउंट, तो उस हिसाब से आप कर लेंगे। यानी पैसा भेजने के लिए देगा, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे बुक्स के लिए हो, चाहे यूनिफॉर्म के लिए हो। तो ये आपका एक पैसा भेजने के लिए, सेंड करने के लिए एक लेटर तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा, विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेज, यानी कि चाहे आप हिस्टोरिकल किसी प्लेस पे विजिट कर रहे हैं, चाहे छुट्टी के दौरान आप किसी के यहाँ घूमने जा रहे हैं, या कहीं भी आप विजिट कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप इसके लिए भी एक लेटर तैयार कर लीजिएगा। तो यानी आपको 3, ये इनवाइट वाला, पैसा भेजने वाला और विजिट करने वाला, यानी कहीं घूमने आप जा रहे हैं छुट्टी के दौरान, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप सबसे पहले याद कर लीजिएगा, उसके अलावा आप अलग से देखते रहिएगा। इसके बाद एप्लीकेशन में देखा जाए तो एप्लीकेशन में आपका छुट्टी आप जब लेते हैं, चाहे वो बीमारी के लिए हो, चाहे कोई हॉस्पिटलाइज हो, चाहे आप मैरिज पार्टी या किसी पार्टी में आपको जाना हो, अटेंड होना हो, तो इसके लिए एक याद कर लीजिएगा कि छुट्टी चाहिए। इसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहला वाला, जो पहला हमने ए लिखा है वो सबसे ज़्यादा, बी जो लिखा है उससे कम, और सी लिखा है उससे कम, यानी ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है। यहाँ पे जो प्रोवाइड करना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीव वाला ये जो है। इसके बाद दूसरे नंबर पे गेम की फैसिलिटी, यानी सुविधा प्रोवाइड करनी है, चाहे वो शाम का गेम हो, चाहे डेली का गेम हो, तो वो गेम की सुविधा आपको प्रोवाइड करनी है। चाहे एग्जाम जो एजुकेशन फैसिलिटी है इसमें सुधार करने की बात हो, या एजुकेशन अच्छी फैसिलिटी, शिक्षा की अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात हो, तो ये प्रोवाइड करने के लिए गेम और एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली बात। तीसरी चीज़ कि फुल फी कंसेशन, पूरी फीस माफ़ के लिए आप याद कर लीजिएगा एप्लीकेशन। उसके बाद फॉर सीसी या टीसी, सीसी का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना हो, या टीसी मतलब
ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो इन दोनों के लिए इसके लिए याद करिए, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट ए होगा, इससे कम इम्पॉर्टेंट बी, उससे कम इम्पॉर्टेंट सी और उसके बाद इम्पॉर्टेंट डी। यानी इन चारों को आप विशेष रूप से देख लीजिएगा और ऊपर का लेटर जो 3 है, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब आगे देखा जाए तो आर्टिकल में अगर आप देखें तो आर्टिकल यदि आपको आ जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, आप कहीं विजिट कर रहे हैं, चाहे चिड़ियाघर जा रहे हैं या किसी मेले में जा रहे हैं या किसी पार्क में जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, क्या वगैरह है, वहाँ पे सब कुछ वहाँ का इन्वायरमेंट शो करना है, आपको दिखाना है क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद इंडिपेंडेंस डे पे आपको आर्टिकल लिखने के लिए आ जाए। रेगुलर एक्सरसाइज, ये जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका आएगा, इसके बाद एक्टिव पैसिव आएगा, पंक्चुएशन आएगा। यानी अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरीके से अगर जान जा रहे हैं तो कि कैसे लिखा जाता है, तो पंक्चुएशन में आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अक्सर पंक्चुएशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही पॉइंट उठाता है, वही पंक्चुएट करने के लिए दे देगा कि आप इसे शुद्ध कीजिए। कहाँ पंक्चुएशन का मतलब कि कहाँ कैपिटल लेटर यूज करेंगे, कहाँ स्मॉल लेटर यूज करेंगे, यानी स्मॉल लेटर यूज करेंगे, और कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, कहाँ इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, कहाँ क्लोज करेंगे, कहाँ ओपन, और कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तरह तरह की ये सारी बातें आप जानते हैं, और इसको आप क्या कर लेंगे, इसको आप पंक्चुएशन में यही देता है, यानी चिन्हों को और बड़ा छोटे अक्षर को, कि कहाँ बड़ा अक्षर होता है कहाँ छोटा अक्षर। तो इस तरीके से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की क्षमता रखते हैं, तो यदि आपको सभी लेसन सभी पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप उसे बना के भी लिख सकते हैं, तो ये सबसे बेहतर है। इसके बाद फिर तो टेंस क्लियर होगा, ट्रांसलेशन के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, यूज जो होते हैं और टेंस वगैरह, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी ट्रांसलेशन या कंजंक्शन के ट्रांसलेशन, इस तरीके से यदि आप ट्रांसलेशन अगर तैयार कर लें तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, चाहे वो क्वेश्चन आंसर में हो, चाहे कोई एसे, लेटर राइटिंग वगैरह कुछ भी हो, क्योंकि आप उसे आप खुद बना के लिख सकते हैं, ट्रांसलेटिंग आइडिया अगर आपके पास है तो फिर इसके बाद प्रीपोजिशन से आता है। प्रीपोजिशन में कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और एक्टिव पैसिव में भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट केवल 3 ही सेंटेंस का आपको पढ़ना होता है, चाहे वो असर्टिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है, और इसके बाद फिर आपका इम्परेटिव होता है। सेम इसी तरीके से यही पॉइंट्स इसमें होंगे, चाहे अफर्मेटिव निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इम्परेटिव हो, ये आपका एक्टिव पैसिव में भी वही होता है। प्रीपोजिशन कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, आप उन्हें देख लेंगे। स्पेलिंग से क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेलिंग आपका कौन सही है कौन गलत है, कभी कभी सही पूछता है कभी गलत पूछता है, तो आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है गलत पूछा है कि सही पूछा है। वर्ब्स, कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, कैसा ये वर्ब यूज करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। रीअरेंज सेंटेंस, सेंटेंस को इधर उधर लिखा हुआ है शब्दों को, तो आप उसे सही सीक्वेंस में रखेंगे कि सब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर माइनर, प्लेस, टाइम वगैरह, और लास्ट में फुल स्टॉप वगैरह। जैसा सेंटेंस होगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वगैरह, ये आप सीक्वेंस में करेंगे, तो ये क्वेश्चन होते हैं। ये अगर सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हैं तो आपको किसी प्रकार की परेशानी होने वाली नहीं है। और इन टॉपिक्स के लिए आप यदि अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें इन सारे पॉइंट्स को, जिससे वो अपना तैयार कर सकें और आपका बोर्ड अच्छा जाए। हम भी यही चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।